तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि ये एक प्रैक्टिस सेट ही उठाकर आपके सामने लाए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ लीजिए, इस बार के बोर्ड एग्जाम में यही प्रैक्टिस सेट आपसे पूछा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये वृत्त की सवाल है, और बोर्ड एग्जाम में वृत्त और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो गया, और सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इन सभी से क्वेश्चन तो हर बार 6 नंबर वाले में उठाता ही उठाता है, और इस बार भी उठाएगा। तो आप इस सवाल को समझ लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज की इस वीडियो में आपको हम 6 नंबर से जो 3 सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, यानी कि 18 नंबर की जो सवाल पूछता है, आज की इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको हम 3 ही सवाल बताएंगे, इस वीडियो में आपको हम 6 सवाल यानी कि पूरा सेट बताएंगे, क्योंकि हर सेट में 2 सवाल देकर एक सवाल करने के लिए पूछता है। जैसे ये वृत्त का देगा और एक जो है त्रिभुज का देगा, इन दोनों में से एक करना रहेगा। और आपको सांख्यिकी से देगा, उसके बाद जो है चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से देता है, फिर प्रायिकता से देकर आपको प्रायिकता या फिर समानता श्रेणी अदर चैप्टर से देकर आपसे पूछता है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम सब फाइनल कर देंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आखिर सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा। तो चलिए यहां देखिए सवाल क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है कि सिद्ध करना है किसी वृत्त के परिगत, मतलब वृत्त हो, वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब वृत्त के चारों ओर समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। सबसे पहला नंबर तो कोई एक वृत्त होना चाहिए। हम ध्यान दीजिएगा, हम वृत्त वैसे बना ले रहे हैं, आप गोला प्रकार का यूज जरूर करिएगा बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर हमें कोई वृत्त बना लिए हैं आपको समझने के लिए, ये वृत्त हो गया। वृत्त के परिगत का मतलब वृत्त के चारों ओर समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। तो ये समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा, टच जरूर कराना। ये टच इसमें मान लो है, आप पटरी से करिएगा लाइन, ये इसमें टच करके चला गया, ये है। और यहाँ पर भी एक रेखा खींचिएगा जो कि इसमें टच होना चाहिए, इसमें टच ही होना चाहिए। इधर से भी ये इसमें टच होना चाहिए, ये है। तो जो स्ट्रेट लाइन निकली है, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन मत निकालिएगा, हम तो मान लो आपके सामने वैसे समझाने के लिए बना रहे हैं, आप एग्जाम में अच्छे से बनाइएगा। ये हो गया, टच कर दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्व। पहले हम सॉल्व डाल लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, दिया है, दिया क्या है, खैर ये बोला था कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सब अंक को क्या करेंगे, मानेंगे। तो ये दिया है, इसके अनुसार जो है लिखेंगे वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने बराबर होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी। तो ए मान लो इसे, या फिर चाहे जहाँ से मान लीजिए, आपको यहाँ इच्छा यहाँ मान लो ए बी सी डी, अगर यहाँ माना तो ए बी सी डी, बात वही है। इतना हो गया, ए बी सी डी है। उसके बाद क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज जो खींचा गया है भाई, ये कहीं ना कहीं तो टच करेगा, हमें यहाँ पर भी कोई ना कोई बिंदु देना हो। ये केंद्र बिंदु मान लो ओ है, अब ये टच किया है, ये टच किया है, तो जहाँ टच किया है उसका भी बिंदु देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं, ये भुजा है जो गई है, जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर यस, तो पी क्यू आर तथा यस बिंदुओं पर स्पर्श करती है। क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। इतना कर लेंगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये कहना है कि ए बी सी डी सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी ये क्या है, सम चतुर्भुज है। अब इसको हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे उपपत्ति, क्या डालेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक लाइन से करना है। उपपत्ति में देखिए ये P और Q टच किया, यानी कि AB को जो है स्पर्श कौन किया है, P, और BC को Q, CD को R और DA को यस किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P तथा Q दोनों बिंदुओं को, P तथा Q दोनों बिंदु, P तथा Q दोनों बिंदु क्रमशः AB तथा BC को स्पर्श करते हैं, या BC पर स्पर्श बिंदु है, BC पर
स्पर्श बिंदु हैं या स्पर्श करते हैं, दोनों एक ही बात है। अगर ये इसमें स्पर्श किया है तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बी से ये टच किया है, ये भी टच किया है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपस में बराबर होगी। यानी कि देखिए एक ही वृत्त पे स्पर्श रेखाएं अगर हों तो वो बराबर होती हैं। जैसे ये गोला है, ध्यान देना छोटा बनाए हैं। अब यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से इस वृत्त को टच करे और यहाँ से इस वृत्त को टच करे, तो ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं। देखिए ये दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर है ये क्लियर नहीं है, लेकिन बी से ही टच किया है, बी से ही टच किया है, तो ये दोनों तो कन्फर्म बराबर हैं। तो बी से पी तक यानी कि बी पी बराबर है बी क्यू, समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा, बी पी बराबर है बी क्यू। सेम ऐसे ही आप इसमें आइए तो सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर, तो यहाँ पर लिख देंगे सी क्यू बराबर का सी आर, समीकरण 2। इतना हो गया। फिर जैसे पी से क्यू गए, यहाँ आर पर आएंगे, यानी कि देखिए जैसे बी से ये और ये बराबर निकला और ये बराबर निकला, वैसे डी से जब डी से आएंगे तो डी से आर तक की दूरी और डी से यस तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि डी आर बराबर का डी एस करेंगे, समीकरण 3 हो गया। और फिर उसके बाद डी हो गया। डी के बाद जब ए पर आएंगे तो ए से लेकर यस तक, ऊपर से ही आ रहे हैं ना, तो ए से यस तक और ए से पी तक की दूरी बराबर होगी, यानी कि ए एस बराबर हो जाएगा ए पी। अब ये हो गया समीकरण 4। चारों समीकरण को जोड़ दो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर तो सब को जोड़ दीजिए, तो बी पी प्लस में सी क्यू प्लस में डी आर प्लस में ए एस, ये चारों बराबर हो जाएगा इन चारों के योग के। तो बी क्यू प्लस में सी आर प्लस में डी एस प्लस में ए पी, ये हो गया बराबर। ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद आपको कुछ भी करके ये दोनों पार्ट बराबर कर दीजिए, या फिर क्या बोला है, सम चतुर्भुज करना है। तो सम चतुर्भुज के लिए ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, इन चारों को आपस में बराबर करना है। ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी और सी से डी तक की दूरी, डी से ए तक की दूरी बराबर करना है। और ध्यान दीजिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप हल्के मत लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आपको मिलेगा इससे। तो इतना कहने के बाद ध्यान सुनिए, हम इसमें कुछ करते हैं जिससे कि ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो पहले हम बीपी ले लेते हैं। बीपी कहाँ पर है ये चेक करो, ये है, ये हो गया बीपी। अब बीपी के साथ बी से पी तक की दूरी, ध्यान सुनिए, ये दोनों आपस में बराबर है क्या, तो आप कहेंगे कि हाँ ये दोनों तो बराबर है। जहाँ ए एस होना चाहिए वहाँ ए पी, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बी पी के साथ ये देखिए, इस लाइन को एक करने के लिए बी पी के साथ या तो आपको ए पी चाहिए या तो ए एस चाहिए। देखो क्या मिल रहा है, तो ए एस मिल रहा है, तो आप ए एस को साथ में कर लीजिए, प्लस ब्रैकेट कर दो यहाँ पर। अगला सी क्यू ले लो, सी क्यू है कहाँ, ये चेक कर लो, ये है, इसमें सी क्यू है। तो ध्यान दीजिए सी क्यू मतलब ये तो हो गया। अब इन दोनों की दिक्कत है, तो अगर ये मिल गया, अगर यहाँ वाला भी मिल जाए तो दोनों बराबर एक में चला आएगा। तो सी क्यू के साथ या तो बी क्यू हेरिए या तो बी पी हेरिए। तो यहाँ पर देखिए सी क्यू के साथ जो है क्या हेरना है, बी क्यू हेरना। यहाँ पर बच क्या रहा है, केवल सी क्यू के साथ जो बचा है डी आर बच रहा, तो अभी डी आर रहने दीजिए। अभी देखेंगे हम डी आर कहाँ पर है, तो डी आर ही रहने दीजिए, अभी क्या रहने दो, डी आर ही अभी रहने दीजिए। इतना कर देंगे बराबर, यहाँ पर लेंगे बी क्यू को, ये वाला बी क्यू, तो बी क्यू के साथ सी आर ही सही पड़ेगा क्या, देखिए बी क्यू बी से क्यू तक ये है, ये हो गया बी क्यू। तो क्यू सी यानी कि ये वाला हो गया, तो ये वाला यानी कि सी क्यू चाहिए, सी आर बराबर, तो सी आर ही कर देंगे। तो सी आर ये दोनों बराबर है तो सी आर ही कर देते हैं। प्लस में डी एस है और प्लस में ए पी बचा, इसको हम एक साथ कर दे रहे हैं। इतना करने के जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिखेंगे बी पी प्लस में, तो ए एस के बराबर हम यूज कर सकते हैं, ए एस के बराबर में ए पी करेंगे। तो बी पी ए पी, यहाँ देखो बी पी ए पी एक लाइन में आ गया, मतलब कुछ मिला के इसे एक लाइन वाला एक साथ कर रहे हैं, एक लाइन वाला एक साथ कर रहे हैं। अब जहाँ बी पी ए पी करे हैं यहीं पर हम सीधा कर देंगे ए बी, क्या कर देंगे, सीधा ए बी कर देंगे। प्लस में सी क्यू वाले में देखिए, तो सी क्यू जो है, देखिए सी क्यू डी आर हेरो कहाँ पर है, सी क्यू डी आर, देखो सी क्यू
ये है डी आर, ये है, तो सी क्यू डी आर मतलब ये लिया गया है, तो ये पूरी एक लाइन जानी चाहिए। तो डी आर से मतलब नहीं है, डी आर को नहीं चेंज करेंगे, डी आर रहने दो, डी आर को रहने दीजिए, सी क्यू को चेंज कर दो, सी क्यू चेंज हो जाएगा सी आर में, पी पी मिल गया, इसका आर आर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए बी क्यू, तो बी क्यू वाला रहने दो, यहाँ पर क्या करिए बी क्यू को रहने दो। अब सी आर को चेंज कर दो, सी आर को सी क्यू में कर देंगे, सी क्यू, देखिए क्यू क्यू मैच कर रहा है प्लस में। यहाँ पर डी एस, एस वाला कहीं पर नहीं है तो डी एस रहने दो, ए पी को हटा दीजिए, तो ए पी वाला हट जाएगा ए एस में, क्या, तो ए पी वाला हट जाएगा ए एस में, ये हो गया। अब बी पी ए पी हीरो कहाँ पर है, ये है, देखो इस लाइन में है, बी पी ए पी यानी कि ए बी हो गया, क्या हो गया यहाँ पर ए से बी तक ए बी प्लस में। सी आर डी आर हीरो कहाँ है, सी आर डी आर, ये लाइन का है, दोनों इस लाइन का है, तो यानी कि सी डी हो जाएगा, ये हो गया सी डी बराबर बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू ये लाइन है यानी कि बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस में डी एस ए एस, डी एस ए एस यानी कि ए डी हो गया, ए डी कहो या फिर डी ए कहो, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए डी, क्या लिखेंगे ए डी। इतने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, बाकी अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट की रिप्लाई हम जरूर करेंगे। इतना करने के बाद ये सवाल में ही ऑलरेडी पहले बोला है कि परिगत जो है समांतर चतुर्भुज हैं, ये देखो समांतर चतुर्भुज हैं, यानी कि ये दोनों बराबर है। समांतर का मतलब क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी कि ए बी सी डी बराबर है और ए डी और बी सी बराबर है। तो इस हिसाब से यहाँ पर लिख दीजिए चित्र के हिसाब से ए बी सी डी बराबर है, तो यहाँ लिख देते हैं ए बी सी डी बराबर है, चूँकि ए बी बराबर है सी डी कामा दूसरा ए बी सी डी बराबर हो गया, तो बी सी डी ए बराबर है, बी सी डी ए बराबर है, तो बी सी डी ए आपस में क्या है बराबर है। डी ए कहो या ए डी कहो दोनों एक ही बात है, यहाँ पर जगह कम है थोड़ा, आप देखिएगा। तो इस हिसाब से ए बी को रहने दो, जहाँ सी डी है वहाँ पर भी ए बी कर दो, जहाँ सी डी है वहाँ पर भी ए बी कर देंगे बराबर। इस बी सी को रहने दो, जहाँ पर ए डी है उस ए डी को ए डी यानी कि डी ए एक है तो बी सी कर सकते हैं, ये जुड़कर होगा 2ab बराबर का 2bc, 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी। जैसे ए बी बराबर बी सी हुआ है वैसे ही आपका, जैसे यहाँ देखिए ना हम ए बी वाले को बचा के सी डी वाला चेंज करते थे, वैसे सी डी वाले को बचा के ए बी के स्थान पर सी डी कर सकते हैं। इस हिसाब से ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों आपस में बराबर होंगे। जब चारों बराबर में हो जाते हैं तो जो चतुर्भुज है वो सम हो जाएगा, तो लिखेंगे लास्ट में आता है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। जो कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा लंबा समय इसके लिए लगा। अगर आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो ये सवाल आपके समझ में आ गई होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। ये देखने में छोटी थी और बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना, ये 6 नंबर की पूछी जाती है, मिस्टेक मत करिएगा, अन्यथा आपका 6 नंबर ऐसे ही चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी सवाल। ये वाली सवाल जो है उसके अथवे में दी गई है बोर्ड एग्जाम में, तो आप दोनों पढ़िएगा। अब इन दोनों में से एक सवाल पूछ लेगा, कौन पूछ ले कौन नहीं, इसलिए आप दोनों को पढ़ के जाइएगा ताकि जो आपको इजी लगे आप उसे कर लीजिए। अभी पढ़ने का समय है तो आप दोनों पढ़िए। तो क्या बोला है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर वाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं टी क्यू और टी पी और टी क्यू खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू बराबर है, ओ पी क्यू हैं। अब यहाँ पर देखिए बोला है केंद्र ओ से, तो कोई वृत्त रहेगा, तो यहाँ पर कोई एक वृत्त पहले बना लेते हैं। ये हो गया वृत्त, ये हो गया बिंदु। केंद्र ओ वाले वृत्त पर वाह्य बिंदु टी से, वाह्य का मतलब बाहरी कोई बिंदु टी है, बाहरी कोई बिंदु टी है, से 2 स्पर्श रेखाएं, यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं आएंगी, तो एक यहाँ से चला जाएगा और एक नीचे की ओर से, तो 2 स्पर्श रेखाएं क्या हो गया, 2 स्पर्श रेखाएं हो गया। तो आप इसको अच्छे से लाइन खींचिएगा, 2 स्पर्श रेखाएं टी पी, तो टी से पी तक टी पी और टी से क्यू तक टी क्यू खींची गई हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, मतलब हमको ये मालूम है कि अगर बाहरी बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों बराबर होता है, ये पता है, यही इसको लिख देना है यहाँ पर। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। ये हो गया आपका। इसके मतलब केवल क्या है कि अगर बाहरी बिंदु से अगर कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर से कोई बिंदु हो, वहां से आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों बराबर होता है। और ये हो गया बिंदु ओ। और उसके बाद हम इसकी त्रिज्या अगर खींचना चाहें तो लगभग में खींच ही सकते हैं, इसकी त्रिज्या भी खींच सकते हैं, और इसको मिलाना चाहें तो मिला भी सकते हैं। और बीच में अगर हम यहाँ पर डाट मतलब लंब डालना चाहें तो लंब को डाल सकते हैं। इतना हो गया। अब इसके हिसाब से आप ध्यान से सुनिएगा, जब इसको इधर लंब डाले हैं तो यहाँ पर जो कोण बनने वाला है वो कोण बराबर भागों में यानी कि 2 भागों में बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, इससे बढ़ गया। अब यहाँ पर देखिए टीपी, टी से पी तक की दूरी टीपी और टी से क्यू तक की दूरी टी क्यू, ये दोनों बराबर ही हो जाएगा। अब उसके बाद इतना करने के बाद जो त्रिभुज है टी पी क्यू, टी पी क्यू, ये यहाँ से काटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा काटे हैं। तो ये इसमें और इसमें यानी कि स्पर्श रेखा और ये जो त्रिज्या है इसके बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश होता है। तो ये जो यहाँ पर डाले हैं ये एक लंब हो गया। क्या हो गया? ये एक लंब हो गया, यानी कि ये अर्धक है। इन दोनों को 2 बराबर भागों में काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने, देखिए इसके अंदर बनने वाला कोण और इसके अंदर बनने वाला कोण, यहाँ पर देखिए थोड़ा हम टिक लगा देते हैं, या इतना और इतना जो कोण है ये दोनों बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर होगा तो हम ये वाला त्रिभुज जो यूज करेंगे ये समद्विभाजक हो जाएगा। टी पी क्यू, टी पी यहाँ से वापस हो ले क्यू तक, तो टी पी क्यू जो है ये समद्विभाजक त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो, भुजा नहीं 2 कोण बराबर हो। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर हो जाएगी, समद्विबाहु मतलब जिसका 2 कोण बराबर हो या 2 भुजा बराबर हो। अब उसके बाद तो P पर बनने वाला कोण और Q पर बनने वाला कोण बराबर होगा, तो TPQ, तो TPQ ध्यान समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मिस्टेक मत करना। TQP, तो TQP देखिए यहाँ पर P पे कोण बना है और इसमें Q पर कोण बना है, ये बराबर हो गया। अब आएंगे त्रिभुज हम TPQ में, मतलब अब इसी TPQ को ही देखेंगे, सॉल्व करेंगे और इतना जो आपको सिद्ध करना है इसे सिद्ध भी इसी हिसाब से कर देंगे। अब देखेंगे तो इन तीनों त्रिभुज का योग 180 होगा। तो तीनों का योग मतलब पहले P वाला फिर Q वाला करेंगे, तो P वाला यहाँ लिखें TPQ और Q वाला TQP हो गया, प्लस में T वाले का नाम लिखेंगे। T वाले का नाम क्या होगा? PTQ, तो PTQ बराबर हो गया 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और इसमें देखिए ये दोनों तो बराबर ही है, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो आप TPQ को उतार लीजिए, TPQ को उतार लो, और प्लस में जहाँ TOP होना चाहिए वहाँ पर हम लिख देंगे TPQ, मतलब इतने के बराबर में इतना कर सकते हैं, तो ये हो गया। और प्लस में PTQ होगा, फिर 180 करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। TPQ बराबर 180, इधर आ जाएगा माइनस में होगा PTQ हो गया। इतना कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद आप इसे समीकरण मान के छोड़ दीजिए, या फिर यहाँ से TPQ निकाल लो, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस PTQ इसके बटे में चला आएगा। TPQ बराबर ये काट देंगे तो 90 होगा, माइनस में इसके भी बटे में करेंगे 1/2, यानी कि इसके बटे में करेंगे तो 180 बटे 2 90 हो गया, और इसके बटे में करेंगे तो कोण PTQ के बटे में 2 हो जाएगा। आप साइड में भी 1/2 कर सकते हैं। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद हमसे क्या पूछा पहले हम एक बार चेक करते हैं। तो हमसे ये देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, ये देखो हमसे पूछा है PTQ बराबर हमें जो लाना है वो 2 गुणे में कोण OPQ लेकर आना है। अब इतना कहने के बाद इसको उठाकर इधर कर दो, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2 साइड कर दीजिए। PTQ ये वाला इधर आ गया, बराबर का 90 इसको इधर ला दो, माइनस में हो जाएगा TPQ। इसे आप समीकरण 1 मानकर छोड़ दीजिए। PTQ क्यों किए हैं? क्योंकि हमें PTQ सिद्ध करना था, मतलब सिद्ध करने में PTQ लाना है, PTQ लाना है, इसलिए यहाँ पर PTQ का मान हम निकाल कर अभी छोड़े हुए हैं। अभी क्या किए हुए हैं? छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए OP पर लंब TQ, OP पर लंब TQ डालें, ध्यान दीजिए। ये जो
ओपी है, ओपी का मतलब ये जो ओपी है इस पर जो लंब पड़ा है वो टी क्यू पड़ा है। क्या पड़ा है? टी क्यू, टी क्यू। यहां पर देखिए ओपी लंब है टीपी पर, ओपी लंब है टीपी पर, तो ओपी आकर देखिए पहले, ओपी लंब है टीपी पर, यानी कि ये टीपी पहले से था, इसी पर ये लंब पड़ गया, यानी कि यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर मतलब क्या है, इस पी पर बनेगा, तो पी का नाम क्या होगा? ओ पी टी, ओ पी टी। तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे कोण ओ पी टी बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। और अगर हम ध्यान से अगर आप देखिए तो OPT जो कोण है, आप चित्र में भी आपको दिखा रहे हैं, ये OPQ और TPQ बराबर 90 हम कर देंगे। तो OPQ देखिए, OPQ देखो चित्र में, OPQ मतलब ये वाला, OPQ ये वाला, और अगला क्या था देखिए TPQ, TPQ ये मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर, देखिए ये पूरा का पूरा 90 है और ये दोनों मिलकर भी 90 है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, दोनों अलग अलग करके दिखाए हैं। और यहाँ से अगर हम निकालें ये वाला OPQ बराबर 90, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा TPQ। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा TPQ। ये हो गया समीकरण 1। अब क्या करिएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में आइए, तो समीकरण 1 ये लिखा है, क्या है? 1/2 है, कोण PTQ हो गया, बराबर का 90 है तो 90 को वैसे लिख लो, माइनस में ब्रैकेट, जहाँ TPQ है, TPQ है, TPQ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर देखिए, TPQ के स्थान पर हम लिख सकते हैं 90, ये वाला उठ के इधर चला आएगा और ये वाला उठ के इधर चला आएगा, तो ये माइनस में इधर चला आएगा, प्लस में ये इधर आएगा, तो ये जब इधर आ जाएगा तो TPQ इधर आएगा, तो TPQ के स्थान पे रखना, 90 इधर आएगा, माइनस में ही होगा, POQ क्या हो जाएगा? POQ हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस इसमें होगा तो ये कट जाएगा, और 1/2 PTQ बराबर माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो OPQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OPQ हो जाएगा। यहीं पर देखिए इसी के आगे, तो ये हो गया PTQ कोण में, ये तिरछा गुणा के हिसाब से 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2 कोण OPQ, और यही सिद्ध करना था, इति सिद्ध हम आप लिख कर छोड़ दीजिएगा। यही हो गया इसका आंसर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो है, यानी कि ये चौथी नंबर सवाल है, मतलब बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर सवाल पे पूछता है, 2 सवाल देगा, जो कि चौथी की ये अथवा वाली सवाल लिखी गई है। चौथी नंबर सवाल आपको पीछे अभी मिलेगी। तो इसको सॉल्व कैसे करना, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आपको ये वर्ग अंतराल इस नीचे करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। देखिए इसका वर्ग अंतराल जो बनाया हुआ है ये थोड़ा गलत है। कैसे पता चला गलत है? जैसे हम 50 से 52 करेंगे, फिर नीचे दिया है 53 से 55, 53 से 55। वर्ग अंतराल में ये दोनों मैच करना चाहिए, मैच नहीं कर रहा तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 0.5 बढ़ाकर यहाँ पर हम 0.5 कम कर देते हैं, तो दोनों 52.5 और 52.5 हो गया। इस हिसाब से पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 50 से लेकर, कहाँ से? 50 से लेकर, लेकिन यहाँ पर देखिए जब 52 पॉइंट हम 5 करेंगे तो इधर बढ़ गया, तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 49.5। तो 49.5 इसे चेंज करेंगे तो 49.5 से लेकर 52.5 हो जाएगा। फिर ये वाला होगा 52.5 से लेकर ये 55 में भी, हाँ 55 में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 53 था, 53 में हम 0.5 कम किए तो इधर 0.5 क्या होगा? बढ़ेगा। फिर ये जो 56 है यहाँ कम करना पड़ेगा, 55.5 होगा। ये हो जाएगा जो 58 है ये 58.5 होगा। ये वाला भी हो जाएगा 58.5। अब इधर मैच कराना है, ये हो जाएगा 61.5, ये वाला होगा 61.5, जो 64 है ये हो जाएगा 64.5। ये हो गया इसका जो है सही वर्ग अंतराल। आपको चेंज करना पड़ता है, बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का ज़्यादा देता है, क्योंकि बच्चे जो है नॉर्मल जल्दबाजी में ऐसे ही वर्ग अंतराल को बना के सॉल्व करना चालू कर देते हैं, तो आप ये गलती नहीं करिएगा। ये बेटियों की संख्या को हम लोग बारंबारता बोलते हैं, बारंबारता को यफ से दिखाया जाता है। तो पहला कितना है? 15 है, दूसरा 110 है, फिर 135 है, 115, फिर ये कितना है? 100 नहीं केवल 25 है,
और इसको जोड़ना भी पड़ता है, सिग्मा एफ को आप जोड़िएगा, इसको जब आप पूरा जोड़ेंगे तो ये आएगा 400। कितना आएगा? ये 400 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर इस दोनों के बीच का अंतर निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग यक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं? यक्स से दिखाते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर का मतलब है कि आप इन दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद आधा कर देना। जैसे 52.5 में 49.5 को जोड़ेंगे तो ये मतलब 50 है लगभग, और ये 52 है, तो 50 100 102 के करीब आएगा। 102 का आधा करेंगे तो 51 आएगा। इसे जोड़ेंगे तो ये 53 52 यानी कि 5 3 8 108 के करीब आएगा। तो उसका 108 का आधा कर देंगे, 54 आएगा। और वैसे ही ये हो जाएगा 57 हो जाएगा, और ये वाला 60 होगा, ये 63 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसी के सामने यहाँ योग करके छोड़ देना है बस। अब उसके बाद आप क्या करिए, यफ और यक्स का गुणा करके लिख दीजिए, यफ और यक्स का गुणा करके लिख दीजिए। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? माध्य। तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये आप यूज कर सकते हैं माध्य में जब इजी हो, तो जब बड़ा गुणा हो। अब इतने बड़े बड़े गुणे हैं तो इसके लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले इन दोनों में से, मतलब जो यफ वाला है, नहीं यफ नहीं, यक्स वाला, तो यक्स वाले में आप सबसे बड़ा नंबर हेरिए। तो यक्स वाले में सबसे बड़ा नंबर ये है, इसको आप ए मान लीजिए। क्या करिए? ए मान लीजिए। तो यहाँ से एक डी निकालते हैं, जिसको हम विचलन माध्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विचलन बोल सकते हैं। इस विचलन को निकालेंगे तो अब इसी 57 में से आप 51 को घटाइए, 57 में से 51 को घटा दीजिए, या फिर 51 में से 57 को घटा दीजिए। आपको एक चीज़ करना है, तो यहाँ पर डी बराबर हम कर देते हैं यक्स माइनस ए कर देते हैं। यक्स माइनस ए, इसका फार्मूला होता है, यक्स का मतलब ये जो नंबर है, ए का मतलब 57 में घटाएंगे। तो 51 मतलब यक्स के स्थान पे 51 करेंगे, माइनस ए के स्थान पर 57 करेंगे, तो ये जो आएगा कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा। वैसे ये 54 है, तो 54 माइनस 57 करेंगे, मतलब ये जो अंक है वही अंक उतार लीजिए, जो अंक दिया 63, सब यही अंक उतारे हैं। अब यही ए के स्थान पर जो 57 है, सब में 57 को माइनस कर दो, -57 कर देंगे, माइनस का 57 कर देंगे, तो ये आएगा माइनस का 3, ये आएगा 0, ये आएगा 3, और ये आएगा 6 आएगा। और यहाँ पर आपको साइड में जो निकालना पड़ता है वो निकालना पड़ेगा यफ गुणे डी। अभी तक इन दोनों का गुणा करते, यानी कि यफ यक्स का करते, इस यक्स को हम इजी कर दिए हैं, डी बना दिए, तो अब यफ और डी का गुणा करेंगे। तो यफ 15 है, 15 छक्का 90 होगा, यानी कि माइनस का 90। और 110 में 3 का कराएंगे तो माइनस का 330, और 135 का 0 में कराएंगे, 0 हो जाएगा। 115 में हम 3 का कराएंगे तो 115 का 3 में कराएंगे, 345 हो जाएगा। और ये वाला कितना होगा? 150 हो जाएगा। इन सब का योग यानी कि सिग्मा एफ डी जो निकल कर आएगा, ये 75 निकलेगा। और इसका जो फार्मूला होता है माध्य वाला, इसमें फार्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो माध्य बराबर होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। तो ए कितना है? ए के स्थान पे 57 है, प्लस में एफ डी जो है ये 75 बटे में सिग्मा एफ की बात करें तो ये टोटल का 400 है। और इसको जो है लिखेंगे 57, 400 से इसमें भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा 0.1875 हो जाएगा। और इसको जब ऐड यानी कि जोड़ देंगे तो 57.1875 हो जाएगा, जो कि 57.187 यानी कि 19 के लगभग में हो जाएगा। और यही इसका जो है अभीष्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभीष्ट माध्य बराबर ये हो गया। और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आ गया होगा। और माध्य से संबंधित सवाल तो बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है। और जो सांख्यिकी में इसमें कि 3 रूल है, 3 या 4 रूल लगभग में है, जो कि अभी ये देखा ये अलग रूल है, बाकी 3-4 रूल आप पढ़ लेते हैं तो आपको सांख्यिकी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 1 शॉट भी लेकर आएंगे, सांख्यिकी चैप्टर का 1 शॉट आपको लेकर आएंगे जल्द ही। अगर आपको तुरंत वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। तो जैसे कि आपने देखा ये वाली सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर जो सवाल आपके सामने है, ये जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है, जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से तो हर बार एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। त्रिकोणमिति से कम पूछता है, त्रिकोणमिति से कम पूछता है, लेकिन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से 6 नंबर में हर बार पूछता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन को, कोई एक भवन है, ये क्या है? भवन है, जिसकी ऊंचाई अगर बात करें तो ये ऊंचाई, इसकी टोटल ऊंचाई 30 है, 30 मीटर है। और ये यहाँ पर कोई लड़का है, यानी कि ये आधार है, इस आधार पर कोई लड़का है, जिसकी लड़के की जो ऊंचाई है, ये मान लो कोई यहाँ पर लड़का है, जिस लड़के की ऊंचाई की बात करें तो इस लड़के की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है,
ये 1.5 मीटर इस लड़के की ऊंचाई है, और यहाँ से ये देखेगा तो इसका जो कोण बनेगा इस एंगल से बनेगा, मतलब इसका आधार ये माना जाएगा। क्या बोला है, ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है, कुछ दूरी पे खड़ा करा दिए। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60, मतलब जो पहले बना था ये पहले 30 बना था, यहाँ था तो 30 बना था, और यहाँ से कुछ आगे चला आया तो इसका यहाँ पर जो कोण बन गया वो 60 हो गया। यानी कि पहले 30 था, फिर कितना हो गया, 60 हो गया। ये हो गया ए, इसको हम मान लेते हैं बी, सी, और इसको हम मान लिए डी हो गया। तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये नीचे का एरिया कवर नहीं रहेगा, इसको हटा देंगे। अच्छा, इसकी टोटल ऊंचाई 30 थी, जब इतना एरिया हटा दिए, नीचे का एरिया हटाएंगे तो ऊपर का जो बचेगा ये हो जाएगा कितना, लगभग होगा 28.5 मीटर। देखिए लड़का जमीन पर है लेकिन उसका जो कोण बन रहा है आँख से बन रहा है, मतलब इसका इतना यानी कि 1.5 मीटर के ऊपर बना है, यानी कि ऊपर का निकालेंगे तो 28.5 आएगा। तो लंब आप जब AD का काउंट करेंगे तो आपका कितना होगा, 28.5 ही होगा, 30 नहीं करेंगे। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक आप त्रिभुज तो ये वाला बनाएंगे, ये ए से लेकर ये वाला त्रिभुज ADC बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ADC बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ त्रिभुज ACD या ADC से हम देख लेते हैं, पहले छोटे वाले त्रिभुज को हम देखते हैं। तो इसके हिसाब से ये लंब है और नीचे का आधार है, तो ये लंब बटे आधार बनेगा, तो यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे का आधार। तो tan थीटा के स्थान पर हम 60 करेंगे। लंब कितना है, लंब 28.5 है और आधार कितना है, CD है। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होता है, अपान में 1/√3 होगा, नहीं √3 होता है, वो अपान में नहीं होता है। इसका जो मान है √3 हो जाएगा और 28.5 CD हो जाएगा, और त्रिज्या गुणा कर देंगे तो √3 CD हो जाएगा बराबर का 28.5, और यहाँ से CD निकालेंगे तो 28.5 बटे का √3 मीटर आएगा। और इसका परमीकरण आपको करना होगा तो परमीकरण कर दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही इतना अभी छोड़ दो, इतना क्या करिए अभी छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आप फाइनल त्रिभुज लीजिए। तो फाइनल त्रिभुज जब लेंगे तो A से लेकर D तक, D से लेकर जाएगा सीधा B तक, यानी कि ABD फाइनल का फाइनल त्रिभुज लेना है। तो यहीं पर हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD से, तो यहाँ पर भी tan ही बनेगा, यहाँ कोण लेकिन 30 है तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार बनेगा। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। लंब कितना है, तो लंब आपका वही 28.5 ही लिया जाएगा। और उसके बाद क्या है, A आधार, मतलब यहाँ से लेकर फाइनल यहाँ तक जाना है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जाना है। तो इसमें आप एक काम करिए, यहाँ तक का डिस्टेंस जो है x मीटर आप मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मान लीजिए, x मीटर मान लेंगे। तो x और CD यानी कि x प्लस CD इसका पूरे का लंबाई होगा, यानी कि कंप्लीट लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस CD हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करना। उसके बाद जो है, और इसी के स्थान पर जो है 1/√3 बराबर 28.5, इसी के स्थान पर नॉर्मल BD भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा तो BD ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, BD कर दीजिए। तो BD का नाम हो जाएगा BD, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28.5 मीटर। कितना हो गया, 28.5 मीटर हो गया। लेकिन हमें जो दूरी चाहिए, ये पूछा है कितनी दूर चल कर गया, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यानी कि B से लेकर C तक की दूरी चाहिए, यानी कि हमको BC निकालना है। देखिए अगर हम BC को निकालेंगे, ध्यान सुनना, अगर हमें ये BC चाहिए तो BC निकालने के लिए इस पूरे में से, यानी कि BD में से, B से D तक की दूरी में से CD को हटा देंगे तो आपका ये वाला एरिया निकल आएगा, माइनस का क्या कर देना है, CD। तो BD कितना है, BD देखिए तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ √3 रहेगा, तो 28.5 √3 हो गया। CD कितना है, तो CD आपका ये है 28.5 बटे में है √3। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही फाइनल आंसर होगा। बटे में 1 कर देंगे, और इसका परमीकरण अलग से करना चाहो तो कर दो, बाकी दोनों में से पहले 28.5 को कॉमन लो, तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो 28.5 हो जाएगा, 28.5 हो गया, और ये हो जाएगा √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 माइनस 1 अपान का √3 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 28.5 गुणे 2 बटे का √3 होगा। √3 हटाने के लिए परमीकरण कर दो, √3 हो गया। इतना करने के जस्ट बाद जो है 28.5 इंटू में 2 √3, 3 से 3 गुणा करेंगे, 1 3 क्या हो जाएगा बाहर, 3 से काट दो, तो 3 9 27, 3 5 15, तो ये आएगा कितना 9.5 होगा। कितना हो गया 9.5 गुणे में 2√3 होगा।
तो 2 पंचे 10, 2 9 18 19.0 रूट का 3 हो जाएगा 19√3, यानी कि 19√3 मीटर यही हो जाएगा आपकी बीडी की लंबाई, जो कि आपसे पूछा हुआ था। तो इतनी दूरी चलकर वो जाएगा। तो लास्ट में लिख देना, अतः भवन की ओर लड़के के द्वारा चली गई दूरी बराबर 19√3, और यही गोला मार देना, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अब यहाँ पर जो 5वीं नंबर सवाल आप देख रहे हैं, एक थैले में 5 लाल गेंद है। तो प्रायिकता की सवाल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही, प्रायिकता से संबंधित जो है हर बार बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। तो प्रायिकता में क्या दिया है, एक थैले में 5 लाल गेंद है। तो लाल गेंद कितना, यहाँ पर सॉल्व डाल देते हैं, सॉल्व। लाल गेंद की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बराबर कितना है, 5। और कुछ नीली गेंद है, लेकिन नीली गेंद कितना है ये नहीं पता है। तो मान लेते हैं, माना नीली गेंद की संख्या, माना नीली गेंद की संख्या बराबर यक्स है। कितना है, यक्स है। तो कुल गेंद कितना हो जाएगा, देखिए कुल गेंद की संख्या या कुल गेंदों की संख्या बराबर, तो पहले नीली और लाल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यक्स और 5 जुड़ जाएगा, यानी कि यक्स प्लस 5 हो जाएगा। पूछा क्या है, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी हो तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, बोला है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का दुगना है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता का दुगना, 2 से गुणा कर दो, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, यहाँ प्रश्नानुसार आप लोग डाल देना, प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम किए हैं। तो फार्मूला होता है अनुकूल मतलब आने वाला, संभव मतलब कुल नीचे। तो अनुकूल मतलब जो आने की बात करेगा ऊपर, और कुल जो है वो नीचे रहेगा, 2 गुणे। तो कुल कितनी गेंद है, यक्स प्लस 5, तो यक्स प्लस 5 यहाँ पर भी और यक्स प्लस 5 यहाँ पर भी, ये हो जाएगा। नीली गेंद निकालना है तो नीली गेंद कितना है, यक्स। इसमें लाल गेंद निकालना है तो लाल गेंद कितना है, 5, ये इससे कट जाएगा, यक्स बराबर आएगा 2 पंचे 10, यक्स बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। और नीली गेंद की संख्या यक्स माने थे, तो लास्ट में लिख देंगे अतः नीली गेंद की संख्या 10 होगा। क्या लिखेंगे, अतः नीली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या बराबर 10, यही इसका हो जाएगा उत्तर। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान। देखिए जो लास्ट नंबर सवाल है, यानी कि 5 के अथवा में पूछा गया है, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि समांतर श्रेणी से है, और समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको करना कैसे है, सबसे पहले ये दिया है प्रथम पद, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर का 5। उसके बाद ये दिया है अंतिम पद, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप तुरंत, अंतिम पद यल बराबर का कितना है, 64 है। और दिया और योग, योग कितना दिया है भैया, योग दिया है 400। तो योग का फार्मूला होता है यसियन, हम दिखाते हैं योग को 400, यसियन कितना हो गया, 400। अगर यल दिया हो तो यसियन का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल बराबर का 400। बोला है पदों की संख्या, यानी कि n निकालना, तो पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, सार्वंतर d बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब ये हो गया, तो यल हमें नहीं मालूम है, रहने दो। ए हमें दिया है 5, यल कितना है, यल देखो, यल हमें 64 दिया है, बराबर का 400। सॉल्व कर दो, तो n/2 गुणे में 64, 5 को जोड़ेंगे तो ये आएगा, यहाँ देखो 64 है, तो 64 5 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 64 5 69 आएगा, बराबर का 400, बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये हो गया 69n/2 इक्वल का 400। तो ये हो जाएगा तिरिया गुणा, तो 69n बराबर में 400 दूनी कितना हो जाएगा, 800 होगा। n बराबर 800 बटे में 69 हो जाएगा, यानी कि n का मान जो है 800 बटे 69 हो गया है। जो कि यहाँ पर हमें सवाल डाउट लग रही है, यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये बुक में जो सवाल थी, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 64 है, लेकिन अंतिम पद यहाँ पर 45 यूज कर दिया। इस हिसाब से n का मान 16 आएगा। यहाँ पर एक काम करिए, जो ये सवाल है इस सवाल को थोड़ा चेंज कर लीजिए। जो अंतिम पद यहाँ 64 है, यहाँ 45 होना चाहिए। अंतिम पद कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। यहाँ पर आप सवाल में देख सकते हैं, ये आपके सवाल है सामने है, इस सवाल को देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी यहीं समझ लीजिए। तो यल के स्थान में 45 करेंगे तो 45 5 50 हो गया,
ये 400 n/2 50 हो गया। तो यहाँ पर चलो हम पहले 45 बना देते हैं। यहाँ पर हम 45 बना दे रहे हैं। 64 से इसका आंसर नहीं आएगा, 45 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 45 है। बाकी आपके बोर्ड में एग्जाम यानी कि आप जो पेपर लिए हैं, ये पेपर में पूछा गया, हम इसका मॉडल पेपर ही देख लेते हैं एक बार, जहाँ से हम इसको उठाए थे। तो ये जो उठाया गया है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 64 है, योगफल 400। यानी कि सवाल तो इस हिसाब से सही दिखा रहा है, यहाँ पर 64 ही होना चाहिए। देखो 6 नंबर का पूछा है, 41 पृष्ठ पर 8वां नंबर है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। 41 पृष्ठ पर 8वां, 41 पृष्ठ पर 8वां क्वेश्चन है। तो सवाल ही मिस्टेक है, यहाँ 64 नहीं 45 होना चाहिए। तो 45 हम बना देंगे, तभी अंक का मान निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो 45 5 हो गया 50, यहाँ कितना होगा 50 होगा। अब सवाल ही मिस्टेक हुई तो क्या किया जाए, इसको आप हटाइए। आप भी देख लीजिएगा आपके मतलब किताब में क्या है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 n बराबर 400 होगा। 25 × 200 यानी कि 25 16 में n बराबर 16 निकल कर आ जाएगा। n कितना निकल कर आएगा, 16 निकल कर आएगा। अब जो है यल बराबर a + n - 1d का फार्मूला यूज करेंगे। यल कितना है, तो यल 45 है। यल कितना है, 45 है। यहाँ पर यल यूज करिएगा, 45 बराबर a कितना है, तो a यानी कि प्रथम पद क्या है, 5 है। तो 5 प्लस में n कितना है, 16 भी निकालें, 16 - 1 d निकालना है। तो 45 बराबर का 5 प्लस में 16 में से घटाएंगे तो 15d होगा। 45 इधर आएगा -5 बराबर 15d। 45 में इतना घटाएंगे तो ये लगभग 40 आएगा, 15d। तो 5 8 40, 5 15। तो 8 बराबर का 3d होगा। 8/3 बराबर का d हो जाएगा। और आगे पीछे करेंगे तो d बराबर 8/3, यानी कि लास्ट में लिखेंगे अतः n बराबर 16, सार्वंतर d बराबर 8/3। और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर सवाल में चेंजिंग कर लीजिएगा। अब जब बुक में ही गलत दिया तो क्या किया जाए। बाकी आपको हमने दिखा दिया, आपका प्रूफ जो है आपने देख लिया। बाकी आपकी बुक में क्या है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और बाकी हमने आज की इस वीडियो में जितनी भी सवाल आपको बताए हैं, सभी सवालें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। 6 नंबर की सवालें थी, आपको हमने अभी सेट में भी दिखाया जहां से लिया गया था। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर बने। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम लेकर आते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।